बेसिकली टुडेज वेबिनार, आज का जो वेबिनार है ये दिस इज रिगार्डिंग बेसिक्स ऑफ ई इनवॉइसिंग। जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये जो इशू है ये कितना इम्पोर्टेंट है, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती है। और आज के वेबिनार में जो हम पैनलिस्ट, हमारे जो एमिनेंट स्पीकर्स हैं वो उनका हम थोड़ा इंट्रोडक्शन दें। श्री निपुण अरोड़ा जी, जो इनडायरेक्ट टैक्स एक्सपर्ट है, सीए भी है प्रोफेशन से, क्लियर टैक्स से संबंधित रखते हैं। एंड मानवी अग्रवाल जी, जो भी इनडायरेक्ट टैक्स, वो भी इनडायरेक्ट टैक्स एक्सपर्ट है और सीए भी है। तो ये अब हम इस वेबिनार में वी आर गोइंग टू लर्न अ लॉट ऑन लाइक बेसिक्स ऑफ ई इनवॉइसिंग एज द टॉपिक मेंशंस। जैसे कि क्या है एप्लीकेबिलिटी, क्या है ई इनवॉइसिंग की, रिसेंट चेंजेस क्या है ई इनवॉइसेस में, फिर वेरियस मोड्स ऑफ इंटरेक्शन कैसे लाइक जनरेट किया जाता है ई इनवॉइस, B2C QR कोड जो होता है उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, फिर ई इनवॉइसिंग सॉफ्टवेयर डेमो जो होगा वो भी दिखाया जाएगा। तो इन रिलेशन टू ई इनवॉइसिंग अगर कोई क्वेरीज भी होंगी अटेंडेंस की, वो भी लाइक रिजॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे। तो ज्यादा वक्त ना लाइक ये करते हुए, लाइक वी आर हैविंग मिथिलेश पांडे जी, आवर हेड मेंबरशिप डिपार्टमेंट। सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, हम अभी सीधे सब्जेक्ट पे जाते हैं। मैं निपुण और मानवी जी, जो कि इसके पहले भी हमारे इस वेबिनार्स में आप आ चुके हैं, और आपके जो भी आपने लोगों को अपनी तरफ से जानकारियां दी थी, काफी लोगों के लाभप्रद था। हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि चूंकि अब अप्रैल महीने से उनको रियल डेली यूज में ये चीजें अब उनके सामने आ रही हैं, तो उनके जो भी चैलेंजेस होंगे और या फ्यूचर में क्या चीजें प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, उसके बारे में अगर प्रॉपर एक लाइट आप थ्रो करेंगे तो ज्यादा हमारे लोगों के लिए लाभप्रद होगा। तो मैं अपने ट्रेड की तरफ से, जेमेन ज्वेलरी प्रमोशन काउंसिल की तरफ से, हमारे कन्वेनर एमएसएमई के जो मनीष शिवानी जी हैं उनकी तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और जो ऑडियंस में हमारे जीजेपीसी के मेंबर जुड़ रहे हैं उनका भी मैं यहाँ पे हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मित्रों, अब जो है कार्यक्रम शुरू हो रहा है। निपुण जी अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और मैं अब माइक आपको हैंड ओवर करते हुए मैं मिथिलेश पांडे अपनी कलीग नाली के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच। निपुण जी, अब आप आगे कार्यक्रम का संचालन आप करें। Thank you so much. Thank you, Mithilesh ji. Thank you, Nali ji. Thank you. A very good afternoon, everyone, for giving us this opportunity to be all with you and like clear your doubts and queries regarding e-invoicing. हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से e-invoicing का सारा कंसेप्ट और जितना भी सारा लाइक प्रोसेस है वो ढंग से एक्सप्लेन कर पाए। आपकी जो भी क्वेरीज हैं, जो भी आपको डाउट्स हैं, वो हम काफी लाइक सेटिस्फैक्टरी तरीके से रिजॉल्व कर पाए। लेकिन उसके बाद भी अगर कुछ क्वेरीज आपकी पेंडिंग रहती हैं तो वी रिक्वेस्ट यू, आप हमारे से लाइक कांटेक्ट कर सकते हैं। विल बी देयर फॉर यू। मिथिलेश जी, आप म्यूट पर हैं अगर कुछ कह रहे हैं तो। मिथिलेश जी, आप म्यूट पर हैं सर। हाँ जी, कुछ आप कह रहे थे? नहीं, मैं वही कह रहा था, अगर आप कुछ कह रहे हैं तो आप म्यूट पर हैं सर, उतना ही कह रहा था केवल। नहीं जी, आई थिंक कुछ टेक्निकल डाउट है। मानवी, प्लीज आप स्टार्ट कीजिए। विल गो साइड बाय साइड, प्लीज। So yeah. Am I audible now? Yes, you are audible, ma'am. So okay, thank you Mithilesh ji and Mrunali ji for this providing us this opportunity for taking this webinar. Me and Nipun Arora will take this forward now. So considering what all we will be covering in this webinar is basically your overview of e-invoicing, what is e-invoicing, on what all documents e-invoicing is applicable, what all are the legal provisions covering e-invoicing, and how your e-invoicing will comply with your GSTR1, GSTR3B and your e-way bill system. Now we will also tell you about what all are their modes to generate the e-invoice and how ClearTax will provide you as a best solution to generate e-invoice successfully. So later we will take the FAQ and the Q&A part, if any.
Now coming to the overview part. So सबसे पहले the main question is what is e-invoicing and how to generate the e-invoices. So coming to what is e-invoicing. E-invoicing or electronic invoicing is a system where B2B invoices are exchanged between a supplier and a buyer in an integrated electronic format. In simple language, your supplier will continue preparing his invoices in his own ERP or accounting software. However, he have to report those invoices on the IRP, which is Invoice Registration Portal provided by the government. That is, आपको invoice गवर्नमेंट के पोर्टल पे नहीं बनाना, आपको इनवॉइस अपने ही इनवॉइसिंग सॉफ्टवेयर में बनाना है, बट वो इनवॉइस अब रिपोर्ट करेंगे हम आईआरपी पे. सो दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल. नाउ जब मैं कह रही हूँ वी हैव टू रिपोर्ट दैट इनवॉइस ऑन आईआरपी, you will ask me how to report that invoice on IRP. Now there is a prescribed format provided by the government for the e-invoicing, that is your e-invoicing schema. उसमें कुछ mandatory fields हैं, कुछ conditional mandatory fields हैं, कुछ optional fields हैं. So you have to make sure that your invoice contain all those details and you have to comply with that e-invoicing schema. Once you are aligned with that e-invoicing schema, you will convert your invoices to a JSON file. Now that JSON file will get reported to the IRP portal. So when we are reporting the invoices to IRP portal, your JSON file will get reported or pushed to the IRP portal. Now, अब हमने push कर लिया data को IRP portal पे. What IRP portal will do? So invoice registration portal will do all the validations. When I say validations, it means e-invoicing schema में कुछ mandatory fields थे, conditional mandatory fields थे. So they will check whether all the mandatory fields are there or not. IRP portal will do the deduplication check, and then IRP portal will digitally sign your invoice and generate a unique invoice reference number, which is IRN. तो अब आपके IRP portal ने क्या किया, एक invoice reference number बना दिया, digitally sign कर दिया. Now your IRP portal will push back that JSON file along with the IRN, will be digitally signed, and along with the QR code, which is a quick response code, और वो supplier को भेज देगा. So IRP portal will send back the JSON file to the supplier, which will include your IRN and a QR code, which is a quick response code. And QR code, when I am saying quick response code, it is nothing but a recipient. जैसे मैं अगर recipient हूँ, I can just scan that QR code and I will get a basic details of my invoice. Also, I will like to highlight here is QR code में मेरा IRN number already embedded होता है. तो 3 things, IRN number, digitally sign and QR code. IRP ये function करेगा. Now, हमने ये जान लिया what is e-invoicing, how to generate the e-invoice. Now the main question is why e-invoicing? Government ने क्यों सोचा e-invoicing लाने के लिए? So the main motto behind e-invoicing is to curb the fake invoicing or bogus invoicing. Now, how will it stop the fake invoicing part? See, मैंने बोला IRP portal क्या है? IRP portal is nothing but a government portal. So whenever all the suppliers जिनके ऊपर भी e-invoicing applicable है, अगर वो सारा का सारा अपना outward supply, which is taxable supply, please point it out here is B2B supplies. अगर वो सारा data IRP portal को दे रही है, तो government portal के पास आपका सारा data जा रहा है. Now, when you are sending all the data to the IRP portal, it means it is making the process very transparent. Now there is no manual intervention, so slowly and steadily, bogus invoicing will get reduced and fake invoicing, this will curb the fake invoicing practice. So ये तो हमने देखा कि गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से why e-invoicing is important. Now from the taxpayer perspective, why e-invoicing is important and how it will benefit you all. So first thing is communication part. Now whenever you are generating e-invoice, it is simplifying your communication between a supplier and a buyer, because आप सब चीज अब electronically कर रहे हो, manual process अब बंद हो गया for B2B taxable supplies. Now second and the most important thing is your compliance part. Now when I say the compliance part, मैंने अभी आपको एक IRP का फंक्शन बताया था. फर्स्ट फंक्शन IRP का क्या था कि वो डिजिटली साइन करेगा, IRN नंबर बनाएगा, QR कोड. Now I will come to the second part of the IRP, second function. IRP portal is linked with the GSTN portal, which is your gst.gov.in. So जब IRP portal पे आपने e-invoicing का डेटा भेजा, IRP portal will push that data to the GST portal and it will help you to auto-populate your GSTR1. So this is the second benefit for you and second function of IRP portal. So
your GSTR1 will get auto-populated via this e-invoicing system. Now the third function of the IRP portal. IRP portal is also linked with the e-waybill portal. So when I say it is linked with the e-waybill portal, supposedly whatever details you are sending in the e-invoice, your part A of the e-waybill will get automatically generated. That is, your IRP portal will push the data to the e-waybill portal and your part A will get automatically generated. You can also generate part B if you provide those details. तो मैंने आपको बताया था कि there are some conditional, mandatory और optional fields. So there is one optional field. अगर आप part B की डिटेल भी IRN बनाते टाइम भेजोगे तो आपका e-waybill fully बन जाएगा. That is, part A plus part B will get automatically generated. So 3 things here. IRP क्या कर रहा है? Digitally sign कर रहा है, IRN बना रहा है. IRP portal is linked with the GSTR portal and IRP portal is linked with the e-waybill portal. तो आपका GSTR1 auto populate हो रहा है and e-waybill भी easily बन रहा है. So if we see कि आपके लिए क्या benefit है, आपका compliance part will be easy via this e-invoicing system. So now coming on to the, okay, what all is the threshold limit for companies to be ready with the e-invoicing. So now we all know that e-invoicing first came into picture from 1st October 2020 for entities having aggregate turnover above 500 CR. Then government ने इसको broaden किया and then it came for entities having aggregate turnover above 100 CR from 1st January 2021. Now, recently, government released this notification 5/2021 dated 8th March 2021. In this, it said that e-invoicing will be applicable to all the entities whose aggregate turnover is more than 50 CR in any of the financial year starting from financial year 17-18. तो अगर आपकी किसी भी financial year में 50 CR से ऊपर turnover है from 17-18, तो आपके ऊपर e-invoicing applicable होगा. Now, when I say aggregate turnover, you have to calculate your aggregate turnover on pan India basis. This is the most important thing. आपको जो aggregate turnover calculate करनी है वो pan India basis पे करनी है. That aggregate turnover will be as per section 2 of CGSTR 2017. तो aggregate turnover में क्या क्या आएगा? One is your taxable supplies, inter and intrastate both include रहेगा उसमें. Second is your exempted supplies. When I say exempted supplies, इसमें exempted supplies which are exempted as per notification, exemption notification, your nil rated supplies, your non-taxable supplies. Third is your exports, excluding your RCM liability. तो ये aggregate turnover में आता है. आपको aggregate turnover pan India basis पे calculate करना है और अगर किसी एक financial year में भी अगर आपका ज़्यादा हुआ, then e-invoicing will be applicable from 1st April 2020. So now we expect that e-invoicing will become applicable for entities having turnover above 5 CR from 1st July 2021. So basically what government is trying to do is government is trying to cover all the entities in e-invoicing ambit. I already told you what is the purpose of the government. So government चाहती है कि सारी की सारी entities e-invoicing में आ जाए and please don't take it as a wrong thing कि नहीं extend हो जाएगा because we have not seen extension in this. अगर 50 CR पे applicable था तो वो 1st April से applicable हो गया है. And for those businesses जिनके भी e-invoicing अभी applicable हैं but उन्होंने अभी तक नहीं बनाया है तो please आप इसको comply करिए because it has serious repercussions which we will take it in the later slides. Now coming on to the legal provisions. So in this we will cover all the legal provision, all the major legal provisions which revolve around e-invoicing. So first is our rule 48. अब rule 48 क्या है? Which provide you manner of issuing your invoice. So rule 48 में 6 sub rules है मेरे. तो जब e-invoicing आया, when e-invoicing came into picture from 1st October 2021, there were some amendments made in this rule. Now, the first thing क्या है कि invoice other than above is not valid. It means supposingly your entity is covered under the is coming under the e-invoicing ambit. आपकी entity 50 CR से above है and आप पे e-invoicing applicable है. But you didn't prepare that invoice according to the e-invoicing system. आपने उस पे IRN generate नहीं किया तो क्या होगा? So as per rule 48.5, that invoice will not be considered as a valid invoice. When I say it will not be considered as a valid invoice, it means वो ये माना ही नहीं जाएगा कि that is an invoice as per GST law.
your recipient will not be able to take the credit of that invoice. Supposingly मैंने आज एक invoice बनाया और मैंने उस पर e-invoice generate नहीं किया, मेरे ऊपर applicable था e-invoicing, और मैंने उसको GSTR1 में मैनुअली रिपोर्ट कर दिया, उसके 2A में भी दिख गया मान लो, बट दैट विल नॉट बी अ वैलिड इनवॉइस और उस पर रिसिपिएंट भी क्रेडिट नहीं ले सकता, एंड आपके ऊपर एज अ सप्लायर ऑल्सो यू विल बी penalized अंडर सेक्शन 125 which provide general penalty and section 122 subsection 1. Now coming on to 48(6) which provide multiple, okay, so there is two sub rule which is sub rule 1 and sub rule 2. वो कहता है कि आपको ट्रिप्लिकेट 3 इनवॉइसेस बनाने होते हैं, अभी तक कर रहे थे हम, you have to prepare invoices in triplicate. Original is for your recipient, then duplicate is for transporter, and triplicate is for your supplier. Now when e-invoicing came into picture, ये provision for those documents जिसपे e-invoicing applicable है हट गया है, that is you don't need to prepare the invoices in triplicate as per 48(6) sub rule. Now coming on to the notification 69 by 2019. Okay, so I already told you कि we report invoices on IRP which is invoice registration portal. तो government ने 10 invoice registration portal notify करे थे, which is your www.einvoice1.gst.gov.in. But as of now only this website is working, which is your one वाली, मतलब बाकी जो 9 है वो ऐप अभी नहीं वर्क कर रही है, only www.einvoice1.gst.gov.in is applicable. Coming on to notification which is regarding type of supply applicable only. Okay, this I will take it in the next slide. Notification 13 by 2020 exemption to specified class of person. This also I will take in, I have covered already in next slide. Now coming on to notification 60 by 2020. Okay, this is important. I already told you कि there is an e-invoicing schema, और वो e-invoicing schema कहाँ पर है? You can refer notification 60 by 2020 for referring that e-invoicing schema. तो उसमें बहुत सारे fields हैं, कुछ mandatory, कुछ conditional mandatory and कुछ optional. तो उसमें ऐसा भी है कि there is some restriction for length of the characters also in a particular field. So you before taking this e-invoicing, you have to make sure आपको जो भी अपने ERP में चेंजेस करने हैं आपको इस स्कीमा के थ्रू करने हैं, आपको स्कीमा को देखना है एंड देन आपको देखना है कि आपको अपने ERP में क्या क्या चेंजेस करने हैं, कौन से लेंथ आपको कैरेक्टर, कौन सा फील्ड आपको लाना है, तो दैट इज द थिंग, बट यू हैव टू प्रिपेयर योर इनवॉइस एज पर ई-इनवॉइसिंग स्कीमा. So okay, notification 80 by 2020 provide that it is entities above for aggregate turnover above 100 CR, and notification 5 by 2021 turnover above 50 CR, already told in the previous slide. Coming on to the next slide, which is okay, document and transaction covered. This is very important part. You have to know कि आपकी business में कौन सी transactions पे e-invoicing applicable होगा. So I will first cover the transaction part, or what kind of transactions, on what kind of transaction e-invoicing is applicable. First is your B2B, which is when registered supplier to registered recipient. तो B2B supplies, your business to government supply, अगर आप कोई business to government supplies कर रहे हो तो e-invoicing applicable है. Export, that is export with payment of tax, without payment of tax. On both these transactions you have to generate e-invoice. SEZ, same is with SEZ, supply to SEZ with payment of tax or without payment of tax. And last is your deemed export. So on all these 5 transactions, you have to make sure that you are making e-invoices. Transactions which are not covered. First is your B2C. Okay, so if there is a registered supplier, अगर वो किसी unregistered supply recipient को कुछ supply करता है, then e-invoicing is not applicable. You can not even send that data to IRP. आप voluntarily भी नहीं बना सकते हो B2C पे e-invoice. So please keep this in mind. आप voluntarily भी नहीं बना सकते इस पे. Import एक invert supply है, आपको RCM की liability आएगी. So on this thing कोई बात ही नहीं होती है e-invoicing की, because it is not even an outward supply. Now coming on to the documents part, what all documents are covered under e-invoicing. So first is your tax invoice. तो जो भी taxable supplies के लिए आप tax invoice बना रहे हो, that is covered under the e-invoicing ambit. Your debit note and your credit note as per section 34, अगर वो आप बना रहे हो तो उस पे भी e-invoicing लगेगा. Documents which are not covered under the e-invoicing. First is your bill of supply. Now bill of supply किस लिए बनता है? Bill of supply is for your exempted supplies. So for on bill of supply you don't need to raise e-invoice.
और जब मैं कह रही हूँ कि आप नहीं कर सकते, इट मीन्स यू कैन नॉट इवन मेक इट वॉलेंटरली, आप वॉलेंटरली भी नहीं बना सकते हो। So now second is your delivery challan. Delivery challan as per rule 55 of the CGST rule जो आप बनाते हो, there will be no applicability of e-invoicing. Your ISD invoice, when I say ISD invoice, it includes both ISD credit note also, ISD debit note also. Okay, I would also like to highlight one thing here is when you are making any advances, supposingly आपके recipient ने आपको advance पे किया, तो आपने उसके लिए एक receipt voucher issue किया supplier ने. On that receipt voucher also no e-invoicing is applicable. On refund voucher no e-invoicing is applicable. One more thing in which people got confused is that invert supply pe, supposingly you are taking some invert supplies on which RCM is applicable. Now when RCM is applicable on you, you will raise one self invoice and a payment voucher. So on that self invoice and payment voucher, no e-invoicing is applicable. So I think this is clear to all of you, because this is a very important part. People got confused in this thing, transaction and what all documents are covered. Coming on to the exemption, which I already told you, there is a notification 13/2020 which provide that certain sectors are exempted from the e-invoicing. What all those sectors are? One is your SEZ unit. When I say SEZ unit, it does not cover SEZ developer. It is only SEZ unit. SEZ unit, your banking sector, which will include your NBFC, your insurance sector, and your financial institution. Third is your GTA, which is Goods Transport Agency. Fourth is your suppliers of passenger transportation service. And fifth is your multiplex cinema admission. So ये वो sector है जो अगर इन पे threshold में applicable हो भी रहा है e-invoicing, then also they are exempted from the provision of e-invoices. तो अगर आपको ऐसे किसी supplier से invoice मिलता है तो उस पे iron नहीं भी होगा तो चलेगा, you can take that credit because these sectors are exempted from the e-invoicing. So now Nipun will take it forward from here. Yes. Yeah, thank you, Manvi. Thank you for elaborating on the legal part and what are the documents etc. are covered and under e-invoicing. So वो कुछ basics ऐसे हैं जो हमारे को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि unless and until हमें पता नहीं होगा कि हमारे को like पहले तो हम eligible हैं या नहीं है. एक सबसे बड़ा question तो यही आ जाता है. अगर eligibility नहीं है और कर लिया तो भी problem, और eligibility है और नहीं किया तो भी problem. तो दोनों जगह problem है, तो हमें दोनों problem से उनको अपने आप को बचा के चलना है. तो एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन पता होना पहली चीज. उसके बाद कौन से डॉक्यूमेंट्स कवर हो रहे हैं उसको उन सब डॉक्यूमेंट्स के ऊपर इनवॉइसिंग करना दूसरी चीज. तो हमें दोनों का ध्यान रखना है बहुत अच्छे से, ताकि कल को हम कहीं पर भी फंसे ना. क्योंकि आज की डेट में जीएसटी में जिस लेवल पे कंप्लायंस चल रहा है और जिस लेवल की आपसे क्वालिटी ऑफ वर्क एक्सपेक्ट किया जाता है, दैट इज अबव एंड बियॉन्ड. तो अगर उसको हम फॉलो नहीं करेंगे तो कल को हो सकता है कि गवर्नमेंट से हमें कुछ ना कुछ हीट फेस करनी पड़े या हमारे ऊपर पेनल्टीज वगैरह आए. तो उन सब से बचना हमारे को बहुत ज्यादा जरूरी. मानवी ने पूरा आपको एक्सप्लेन किया, पूरा आपको बताया कि हमारे को मतलब क्या 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 पहले अपना बेसिक स्टैंडर्ड बेसिक हाइजीन चेक कर लेनी है और उसके बाद क्या क्या मतलब उसमें डॉक्यूमेंट्स को कवर करना है. अब हम इस चीज पे चलते हैं कि हमें करना क्या है एक्चुअली. हमारे को प्रोसेस क्या फॉलो करना है, क्या जो चीजें हैं हमारे को ध्यान में रखनी है और काम को करना कैसे है. सो जैसे कि अभी आप ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं कि ई इनवॉइसिंग में भी इनवॉइसिंग तो आपको एज इट इज ही करनी है, लेकिन उसमें दो एडिशनल फील्ड्स चाहिए. एक तो IRN इनवॉइस रेफरेंस नंबर और दूसरा QR कोड. सो ये दोनों चीजें हमारे को इन एडिशन टू जो हमारा एग्जिस्टिंग प्रोसेस है इसके साथ में ये दो चीजें एडिशनल डालनी है. लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ये जो दोनों चीजें IRN नंबर और QR कोड ये आप नहीं डाल सकते या आप खुद से जनरेट नहीं कर सकते. एवरी टाइम जब भी आप कोई इनवॉइस जनरेट कर रहे हैं आपको वो चीजें गवर्नमेंट से फैच करनी होंगी, जो कि आपको तभी मिलेंगी जब आप एक वैलिड सेट ऑफ डेटा गवर्नमेंट को दे रहे हैं. सो कहने का मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल आज की डेट में हम इंडिपेंडेंट थे कि हमें इनवॉइस जनरेट करना है, तो हम अपने सॉफ्टवेयर में या सिस्टम में गए, या फिर अगर हम मैनुअल इनवॉइसिंग कर रहे हैं तो हमने अपनी बिल बुक खोली और इनवॉइस बना दी और उस इनवॉइस को फाड़ के कस्टमर को दे दिया या इनवॉइस को प्रिंट करके कस्टमर को दे दिया. तो अब आगे ऐसा नहीं होने वाला. हमारी बहुत ज्यादा रिलायबिलिटी बढ़ने वाली है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे, कंप्यूटर सिस्टम्स पे, अपनी बेसिक इनवॉइसिंग तक करने के लिए. तो हमें करना क्या है बेसिकली कि अगर आप मैनुअल प्रोसेस कहीं फॉलो कर रहे थे तो उसको छोड़ना पड़ेगा.
आपको कंप्यूटर पे ही आना पड़ेगा, लेकिन अगर आप कंप्यूटर पे भी फॉलो कर रहे थे तो उसमें कुछ एडिशनल प्रोसेस जुड़ेंगे। होगा क्या कि अगर आप, हम मान के चल रहे हैं कि ऑब्वियसली आप लोगों की काफ़ी अच्छी टर्नओवर है, काफ़ी हाई लेवल स्केल पे आप बिजनेस कर रहे हैं, तो हम मान के चलते हैं कि आप कोई ना कोई ईआरपी अपनी बिलिंग और इन सब चीज़ों के लिए यूज़ कर ही रहे होंगे। तो हमें करना क्या है कि अपने ईआरपी में जैसे हम बिल रेज करते थे वैसे ही बिल रेज करना है, लेकिन इंश्योर करना है कि सारे फील्ड्स जो कि ई इनवॉइसिंग के लिए रिक्वायर्ड हैं वो हमारे बिलिंग मॉड्यूल में कैप्चर्ड हो, ताकि जब हम ई इनवॉइसिंग के लिए डेटा भेजें तो उसमें कोई एरर ना आए, कोई गलती ना आए, पहली चीज। उसके बाद हमें क्या करना है कि ईआरपी पे हमें इनवॉइस जनरेट करना है या फिर रेज करना है, उसका डेटा हमें भेजना है गवर्नमेंट के पास जो कि है रजिस्ट्रार, जो कि गवर्नमेंट अपना फंक्शन जो है वो एनआईसी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर को डेलीगेट कर दिया है। एनआईसी इस डेटा को चेक करेगा और ये चेक करेगा डेटा में कि क्या जो आपने फील्ड्स कैप्चर करे हैं, जो आप इनवॉइस में डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या वो सफिशिएंट है एक आईआरएन जनरेट करके देने के लिए, क्या वो डेटा वैलिड है, क्या आपने टैक्सेस सही चार्ज करे हैं नहीं करे, हर एस्पेक्ट ये सिस्टम जो आपका चेक करेगा। वंस उसको सेटिस्फेक्शन हो जाएगी कि हाँ आपका डेटा बिल्कुल ठीक है, सब कुछ बिल्कुल सही है, तो उसके बेसिस पे वो एक आईआरएन नंबर, इनवॉइस रेफरेंस नंबर और एक क्यूआर कोड जनरेट करेगा। उस क्यूआर कोड पे जो डेटा होगा उसको डिजिटली साइन भी करेगा ताकि ऑथेंटिसिटी जो है वो चेक की जा सके, और उसके बेस पे आपको आईआरएन और क्यूआर कोड का डेटा दे देगा। वो डेटा वापस आपके सिस्टम में आएगा और जब आप इनवॉइस को प्रिंट करेंगे तो आईआरएन भी प्रिंट होगा और क्यूआर कोड भी प्रिंट होगा। क्यूआर कोड जब आप स्कैन करेंगे, गवर्नमेंट ने ऐप प्रोवाइड करी है, आप उसे स्कैन करके चेक कर सकते हैं, तो जब आप क्यूआर कोड स्कैन करेंगे आपको प्रॉपर दिखाएगा कि जो ये क्यूआर कोड आप स्कैन कर रहे हो क्या ये एक डिजिटली ऑथेंटिकेटेड क्यूआर कोड है, ये गवर्नमेंट से ही जनरेट हुआ है ना, कहीं ऐसा तो नहीं है पार्टी ने इंडिपेंडेंटली जनरेट करके आपको दे दिया। तो आप ऑथेंटिसिटी भी चेक कर पाओगे और साथ ही साथ इनवॉइस का डेटा भी आ रहा होगा, जिससे आपको पता लग जाएंगे कि हाँ ये मेरे फील्ड जो हैं ये इनवॉइस के डेटा से मैच करते हैं या नहीं करते, जो जिससे कि आपको एक प्रॉपर सिक्योरिटी हो जाएगी कि आप मतलब आईटीसी का क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एनआईसी ने जो डेटा आपका लिया तो उस डेटा का एनआईसी क्या करेगा, एनआईसी ने जो आपसे डेटा लिया वो मान के चलेगा कि ऑब्वियस सी बात है जब आप एक इनवॉइस रेज कर रहे हो तो इस पे आप टैक्स भी पे करोगे, इसके बेसिस पे आप GSTR-1 भी फाइल करोगे, तो वो साथ के साथ जो आपका डेटा है वो जीएसटी के पोर्टल पे भेज देगा। इसमें हमारे को एक बात और ध्यान रखनी है कि जो गवर्नमेंट बोल रही है कि जीएसटी के पोर्टल पे ये डेटा ऑटोमेटिकली चला जाएगा, ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा, लेकिन इसमें भी बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं, जैसे कि कुछ डेटा जा नहीं रहा, कुछ डेटा जा रहा है तो उसमें मिसमैचेस आ रहे हैं। तो हमारे को ये प्रॉपरली चेक करके चलना है कि जो मैं GSTR-1 फाइल कर रहा हूँ उसमें मेरा कोई गलत डेटा ना चला जाए, इसलिए मुझे अपनी सेल्स बुक को इस डेटा से क्रॉस वेरीफाई भी करना है जीएसटीएन पे जो ऑटो पॉपुलेटेड डेटा है, ताकि लाइबिलिटी उतनी बुक हो जितने की मैंने सप्लाई करी है और मेरी कोई एडिशनल लाइबिलिटी ना बुक हो। सो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है और ये प्रोसेस है। इसलिए हमारे को जो की कंसिडरेशन है वो क्या करना है कि एक तो ईआरपी कनेक्टिविटी, ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया कि अगर बाय एनी चांस आप कहीं पे इंफॉर्मेशन सिस्टम या टेक्नोलॉजी को नहीं यूज कर रहे हैं इनवॉइसिंग के लिए तो वो आपको करना पड़ेगा, उसमें अभी आपका कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है, यू हैव टू डू इट। और दूसरा जो आपका सॉल्यूशन है, जो आप इनवॉइसिंग के लिए सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा रिलायबल हो, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो आपकी सप्लाई रुक जाएगी, आपको रेवेन्यू लॉस हो सकता है। सो एक रिलायबल सॉल्यूशन जो हर समय आपके साथ हो, आपकी मदद करता रहे ई इनवॉइसिंग के लिए, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसा सॉल्यूशन आपके पास नहीं होता तो जहां पे भी आपको इनवॉइस रेज करने में 2 से 4 मिनट लगते हैं या 1 मिनट लगता है, वही बिल बनाने में आपको 15 से 20 मिनट या आधा घंटा भी लग सकता है। सो हमारे को इंश्योर करना है कि मेरा सोल्यूशन बहुत ज्यादा रिलायबल हो, जिससे कि मैं जिस फ्रीक्वेंसी से अभी काम कर रहा हूँ ठीक उसी फ्रीक्वेंसी से आगे भी काम करता रहा हूँ और मेरे कोई भी रेवेन्यू लॉस तो एटलीस्ट ना हो इस इनवॉइसिंग की वजह से। मानवी, यू कैन मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। सो एक ये एनआईसी का फॉर्मेट हमने आपको दिखाया हुआ है, ये गवर्नमेंट ने फॉर्मेट प्रोवाइड करा है ई इनवॉइसिंग के लिए। अगर आप क्लियर टैक्स को यूज करते हैं तो अगर आप फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट को यूज कर रहे हैं फिर आपके पास ऑप्शन नहीं बचते, आपको सिर्फ इसी फॉर्मेट में इनवॉइसेस अपने कस्टमर को देनी पड़ेगी, लेकिन क्लियर टैक्स आपको फुल फ्लेज फैसिलिटी प्रोवाइड करता है
कि आप अपनी जो फॉर्मेट में आज इनवॉइस रेज कर रहे हैं आप उसी फॉर्मेट में रेज कीजिए, हम आपको कस्टमाइज करके देंगे पूरा सॉल्यूशन। साथ बस आपको इतना सा एफर्ट डालना पड़ेगा कि थोड़ी सी हमारे को जगह बतानी पड़ेगी कि आपका IRN कहाँ डालना है और QR कोड कहाँ डालना है, बाकी आप इनवॉइस फॉर्मेट अपना बिल्कुल सेम रख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड मान ली। सो IRN नंबर, थोड़ा सा उसके बारे में थ्योरी है कि IRN नंबर ये 64 डिजिट का नंबर है। ऑब्वियसली कोई भी ह्यूमन इसे विदाउट एरर पढ़ नहीं सकता। उसके बाद ये 64 डिजिट अल्फान्यूमेरिक नंबर है और यूनिक नंबर है। हर इनवॉइस के लिए नंबर अलग अलग होगा, आप किसी दो इनवॉइस पे नंबर सेव नहीं कर सकते। आप अगर नीचे एक देखेंगे तो ये 4 चीजों से बन रहा है, GSTN, फाइनेंशियल ईयर, डॉक्यूमेंट टाइप, हेलो निपुण जी, I think there is some network issue. Wait, I will just contact him once. Manvi ji, can you continue? I'll contact him. Meanwhile, if you can continue with the slide, okay. Can you take over the slide or? Yeah, I can take it. You can take it. So yeah, IRN is your invoice reference number. It is a 64-digit alphanumeric number. When I say alphanumeric number, मतलब इसमें कुछ alphabets और numbers मिला के एक ऐसा number बनता है, which is this, like this. It is a invoice reference number. Now, what all details it requires? Your GSTN, your financial year, your document type, your invoice number. So all these details को consider करके एक invoice reference number बनता है, which is a very huge. और ये QR code में भी embedded होता है, as I already told you. Okay, coming on to next slide, which is your quick response code. So quick response code, I think okay, we will cover it in the later slides also, but ठीक है, let me tell you, I already told you कि जो आपका IRP है वो digitally sign करेगा, IRN बनाएगा and a quick response code भी देगा। तो quick response code digitally sign करता है NIC and एक quick response code देता है। उसमें basically 8 parameters होते हैं। What all details are covered in the QR code is basically, first is your GSTN of the supplier and the GSTN of the recipient, document number, your document date and the type as given by the supplier, invoice value, taxable value and the gross tax value, the number of line items, HSN code, unique key, invoice reference number। तो अगर मैं उस QR कोड को स्कैन करूंगी via the government provided app, एक गवर्नमेंट ने ऐप प्रोवाइड करी है, अगर मैं उसको स्कैन करूंगी तो these details I will be able to see। मेरे को सिर्फ उस ऐप के थ्रू मैं स्कैन कर सकती हूँ और उसको मैं स्कैन करूंगी तो मेरे को ये सारी डिटेल्स मिल जाएगी अपने इनवॉइस की। तो अगर मेरे को देखना है एज अ रिसिपिएंट की ये वैलिड इनवॉइस है कि नहीं, तो मैं QR कोड को स्कैन करके देख सकती हूँ। It can be verified on the central portal as well as by an offline app, which I already told you. Okay, so coming on to the next slide, which is your implication of e-invoicing on your GSTR1 and your GSTR3B. So basically, a business will continue to generate e-invoices. Manvi ji, sorry to bother you, disturb you. Audience से request आ रही है, अगर आप हिंदी में बात करें तो अच्छा रहेगा, हिंदी में एक्सप्लेन करें तो। ओके, श्योर। तो इस वाली स्लाइड में हम देखेंगे बेसिकली ई इनवॉइसिंग का वर्कफ्लो क्या है। अगर एक बिजनेस है, मैं आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस थिंग कि बिजनेस विल कंटिन्यू, बिजनेस अपना जो ई इनवॉइस है वो अपने ERP में ही बनाएगा। ERP में बनाने के बाद उसको वो JSON फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा, JSON फाइल को वो IRP पे भेजेगा एंड IRP पोर्टल IRN बना के उसको वापस भेजेगा वैलिडेशंस के साथ। सो दिस इज द वर्कफ्लो अंडर ई इनवॉइसिंग। Coming on to the implication of on GSTR1 and GSTR3B. So आपने जो ई इनवॉइस बनाया, आपने उसको IRP पोर्टल पे भेज दिया। जब IRP पोर्टल पे भेजा तो IRP पोर्टल ने उसको GST पोर्टल पे पुश किया। जब GST पोर्टल पे पुश किया तो आपको जो GSTR1 है वो ऑटो पॉपुलेट हो गया। व्हेन आई से ऑटो पॉपुलेट हो गया, क्या क्या डिटेल्स ऑटो पॉपुलेट हुई? फर्स्ट इज योर B2B इनवॉइस, जिस भी हेलो ओके, so just with no problem Nipun, I covered those slides and now I am covering this implication of e-invoicing part, then you can take it up. I covered those 2 slides. Sure. Please continue. Yeah. So now implication. Thank you so much. Please continue. No problem.
नाउ ऑन इम्प्लीकेशन ऑन GSTR1 इज दैट आपने जो IRP पे आपने किस भी जिस डॉक्यूमेंट पे IRN बनाना मैंडेटरी है, जिस डॉक्यूमेंट को ई इनवॉइस बनाना मैंडेटरी है, वो डॉक्यूमेंट आपको ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा GSTR1 में। जैसे B2B का इनवॉइस, योर एक्सपोर्ट इनवॉइस, योर SEZ इनवॉइस एंड योर डीम्ड एक्सपोर्ट। सो ये सारी डिटेल GSTR1 में ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी। क्या ऑटो पॉपुलेट नहीं होगी? B2C, क्योंकि आपने उस पर IRN बनाया ही नहीं था, IRP पे भेजा ही नहीं था, तो वो ऑटो पॉपुलेट भी नहीं होएगा। B2C ऑटो पॉपुलेट नहीं होएगा। और अगर आपका कोई एडवांस वाउचर है, पेमेंट वाउचर है, ये कोई भी डिटेल आपकी ऑटो पॉपुलेट नहीं होगी। जो भी टैक्सेबल सप्लाईज थी वो आपकी सारी ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी GSTR1 में। नाउ GSTR3, तो e-invoice portal is not auto populating anything in GSTR3 because GSTR3 is a summary return and वो एक क्रेडिट लेने के लिए है। तो जो GSTR3 है वो आपकी 2B से अब ऑटो पॉपुलेट हो रही है, which is your GSTR2B। तो आपका वो ITC वाला जो पार्ट है वो GSTR2B से ऑटो पॉपुलेट हो जा रहा है, बट ओनली e-invoicing is getting auto populated और GSTR1। जब मैं कह रही हूँ कि GSTR1 वो ऑटो पॉपुलेट कर रहा है, तो क्या आपको आईज क्लोज करके वो फाइल कर देनी है रिटर्न विदाउट सीइंग एनीथिंग कि हाँ करेक्ट होगा? ऐसा नहीं है। यू हैव टू चेक, आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका जो सारा इनवॉइसेस पे आपने IRN बनाया था वो आपके GSTR1 में ऑटो पॉपुलेट हुआ है कि नहीं। क्यों? क्योंकि एज ऑफ नाउ क्या हो रहा है, गवर्नमेंट जो अभी ऑटो पॉपुलेशन हो रहा है वो करेक्ट ऑटो पॉपुलेशन नहीं हो रहा है। सपोजिंगली मैंने 10,000 डॉक्यूमेंट्स पे IRN बनाया था और मेरे जो शो हो रहे हैं वहाँ पे ऑटो पॉपुलेटेड वो सिर्फ 9,000 ही हो रहे हैं। इट मीन्स 1,000 पे मेरा ऑटो पॉपुलेशन दिख ही नहीं रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे खुद से डालना पड़ेगा, मुझे रिकंसिलिएशन बनानी पड़ेगी, क्योंकि एज ऑफ नाउ गवर्नमेंट इज नॉट ऑटो पॉपुलेटिंग द डेटा in the GSTR1 properly or you can say fully, but yeah it will take time, हो जाएगा वो भी auto populate, but yes this is the main thing, GSTR1 will get auto populated, 3B will not get auto populated। So गवर्नमेंट ऐसा भी सोचिए कि हम GSTR1 से जो ऊपर आउटवर्ड सप्लाईज का पार्ट होता है वो ऑटो पॉपुलेट कर दे, बट दैट इज की बाद में आएगा तो तभी देखेंगे इस चीज को। Now coming on to the implication of e-invoicing on the e-way bill system. So I already told you in the first slide कि आपका जो e-way bill है वो भी आपका e-invoicing के थ्रू बन जाता है। अब वो कैसे बन जाता है वो देखते हैं। सपोजिंगली आपने पार्ट ए तो आपका ऑलरेडी बन ही गया, आपने वो जो पार्ट बी के लिए वहाँ पे ऑप्शनल फील्ड्स थे, अगर आप उसमें भी वो डिटेल्स डालोगे जो रिक्वायर्ड है तो आपका ई-वे बिल भी साथ साथ बन जाएगा। नाउ सपोजिंगली जो आपका IRN आपने बनाया उसको कैंसलेशन करने का टाइम ओनली 24 आवर्स प्रोवाइड किया है गवर्नमेंट ने। तो अगर मैंने आज एक ई-इनवॉइस बनाया एंड मेरे को रियलाइज हुआ कि मैंने एक गलत बना दिया तो मैं उसको विद इन 24 आवर्स ही कैंसिल कर सकती हूँ, उसके बाद में उसको कैंसिल नहीं कर सकती। उसके बाद मुझे फिर देखना पड़ेगा, मुझे क्रेडिट नोट रेज करना पड़ेगा उसको कैंसिल आउट करने के लिए उसका इफेक्ट, बट मैं उसको 24 आवर्स के बाद कैंसिल नहीं कर सकती। नाउ सपोजिंगली मैंने एक IRN बनाया था, उसके बाद मैंने उसे विद इन 24 आवर्स कैंसिल कर दिया क्योंकि मुझे लगा वो गलत था। तो क्या मैं उस कैंसल्ड IRN के ऊपर ई-वे बिल बना सकती हूँ? नहीं बना सकती, क्योंकि वो जो उसका इनवॉइस नंबर है वही कैंसिल हो गया है। नाउ यू कैन नॉट यूज दैट इनवॉइस नंबर टू मेक योर ई-वे बिल। तो आपको एक फ्रेश इनवॉइस बनाना पड़ेगा, दैट इज फ्रेश ई-इनवॉइस बनाना पड़ेगा एंड देन उसका ई-वे बिल बनेगा। So please note down here is कि e-way bill cannot be generated for cancelled IRN. Now second most important thing is कि गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली वैलिडेशन ये लाए गवर्नमेंट, बेसिकली उन्होंने कहा जिस डॉक्यूमेंट पे आपको ई-इनवॉइस बनाना मैंडेटरी है, ई-इनवॉइस बनाना मैंडेटरी है मतलब IRN उस पे होना चाहिए, तो उस डॉक्यूमेंट का आप जो ई-वे बिल का वेबसाइट है हम वो ब्लॉक कर देंगे। दैट इज आप वहां से ई-वे बिल बना ही नहीं सकते, आपको IRP पोर्टल से ही अपना ई-वे बिल बनाना पड़ेगा बाय योर IRN। मतलब वो आपको पूछेगा कि इसका IRN दो, तभी वो आपको आगे ई-वे बिल के लिए प्रोसीड करने देगा। बट एज ऑफ नाउ ये चीज अभी मतलब प्रैक्टिकली नहीं आई है, तो अभी एज ऑफ नाउ कस्टमर्स आर मेकिंग ई-वे बिल वाया देयर ओल्ड ई-वे बिल पोर्टल ऑल्सो, बट दिस थिंग वी शुड नोट डाउन बिकॉज ये ब्लॉक हो जाएगा, हमारा जो ओल्ड ई-वे बिल पोर्टल है वो ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन वो ब्लॉक नहीं होगा किसके लिए? वो ब्लॉक नहीं होगा डिलीवरी चलान के लिए, क्योंकि उस पर तो ई-इनवॉइसिंग एप्लीकेबल ही नहीं है, उस पर तो IRN बनाना ही नहीं होता, तो उसका ई-वे बिल भी आप ओल्ड ई-वे बिल पोर्टल से बना सकते हो बिकॉज उस पर ई-इनवॉइसिंग की एप्लीकेबिलिटी नहीं है। नाउ थर्ड इज योर ई-वे बिल प्रिंट। जब मैंने कहा कि जो आपका IRN बेस्ड डॉक्यूमेंट होगा उसको आपको IRN के साथ ही ई-वे बिल बनाना है, तो ई-वे बिल के प्रिंट पे भी वी विल हैव द IRN नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर एंड डेट।
तो जब आपको ई वे बिल का प्रिंट होके मिलेगा तो उस पर आपको आईआरएन नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर एंड डेट भी दिखेगी, और जो आपका डिटेल्ड ई वे बिल प्रिंट होता है उस पर भी आईआरएन, एक्नॉलेजमेंट नंबर और डेट दिखेगा, लेकिन उसमें आइटम की डिटेल्स नहीं दिखेगी। तो अभी जब हम ई वे बिल बनाते हैं पुराने पोर्टल से, उसमें मुझे डिटेल्ड आइटम की लिस्ट मिलती है, वो नहीं मिलेगी। अगर कोई पुलिस वेरिफिकेशन होता है तो उसको अपना जो ओरिजिनल इनवॉइस है हमारा जो आईआरएन वाला है उसको कंसिडर करना पड़ेगा आइटम डिटेल्स के लिए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव टू मेक श्योर कि जब भी हम ई वे बिल बनाएं तो हम आयरन के थ्रू ही रूट से बनाए, आयरन के रूट से ही बनाए। अगर आयरन बना है तो ही उसका ई वे बिल बनाए, वरना हमें पहले उसका आयरन बनाना चाहिए आइडियली, बिकॉज गवर्नमेंट इस चीज को कभी भी ब्लॉक कर देगी। ये वाला जो सेकंड वाला पॉइंट है, दिस इज मेन इंपॉर्टेंट थिंग हियर। Now coming on to the next slide. Okay, over to Nipun now. Possible challenges. Yeah, thank you, Manvi. Thanks for taking that up also. Yeah, so possible challenges. देखिए basically मैंने आपको जैसे बताया कि like हम discuss कर रहे थे उस time पे when I like dropped off, मेरा net काम करना बंद करते एकदम से. So like basically क्या है कि हमारे को shift करना पड़ रहा है एक non मतलब I can say non online or from offline system to online system. सो हमारे को बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या मेरे पास बेसिकली मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या अवेलेबल होना चाहिए बिफोर आई गो फॉर इनवॉइसिंग। पहली बात तो स्केलेबिलिटी, मेरे को चेक करना पड़ेगा मैं कितनी इनवॉइसेस रेज करता हूँ ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। क्या मेरा सिस्टम उसको हैंडल करने में कैपेबल है कि अगर मैं प्रोसेस करना है, अगर मैं वो प्रोसेस करने के लिए मेरे को जितना टाइम लग रहा है तो क्या मेरा सिस्टम उस लोड को ले पाएगा, या मुझे अपने सिस्टम की कैपेबिलिटीज को बढ़ाना पड़ेगा ताकि मैं जो लोड है, वर्कलोड है, वो मेरा सिस्टम लाइक हैंडल कर पाए। उसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल से हमारा इनवॉइसिंग लाइव हो गया है 50 करोड़ से ऊपर के प्लेयर्स के लिए, ग्रेजुअली ये टर्नओवर और डिक्रीज होगी। हमारे को एक हो सकता है 25 करोड़ 10 करोड़ कुछ ऐसे धीरे धीरे जैसे भी लिमिट्स आती हैं। सो उससे पहले मैं रेडी होना चाहिए हूँ। मेरा इंटीग्रेशन अगर मुझे करवाना है, या अगर मैं टैली पे काम कर रहा हूँ तो मुझे टैली में जो एक्सटेंशंस करवाने हैं वो मेरे टाइमलाइन से पहले कंप्लीट होने चाहिए, 3-4 दिन पहले, 5 दिन पहले या हफ्ता पहले, जितना भी आपको लगता है आपके स्टाफ को अडेप्टेबल करने के लिए टाइम लगेगा, उससे पहले मुझे रेडी होना चाहिए। मेरी पूरी टेस्टिंग कंप्लीट होनी चाहिए ताकि मैं कोई भी इधर उधर चीजें गलत ना कर जाऊं जब प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में जाऊं, क्योंकि हर गलती का हो सकता है मुझे पेनल्टी पे करनी पड़े, हो सकता है मेरा टैक्स चार्ज डिस्चार्ज हो जाए, कुछ भी अगर इम्प्लीकेशंस आ सकती हैं। सो लाइक हमें इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। सक्सेसफुल टेस्टिंग हो गई, देन डाउन टाइम और कनेक्शन फेलियर विद आईआरपी पोर्टल। हमारे को तैयारी रखनी पड़ेगी कि हो सकता है कि आईआरपी पोर्टल कभी वर्क ना कर रहा हो। पिछले 6 महीने में हम 5-6 सिनेरियोज देख चुके हैं ऑलरेडी, जब एनआईसी जस्ट इन्फॉर्म करता है 2 घंटे पहले, 4 घंटे पहले, या कभी कभी 2 दिन पहले भी, और 2-2, 4-4 घंटे पोर्टल वर्क नहीं करता क्योंकि कोई ना कोई अपग्रेडेशन चल रही होती है। तो मैं उस टाइम पे बिजनेस को कैसे टेक केयर करूंगा, मुझे उसका भी प्रॉपर एक प्रोविजन बना के चलना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट ई इनवॉइसिंग का गुड्स कैसे भी डिस्पैच नहीं कर सकते, अदरवाइज वो इविजन ऑफ टैक्स माना जा सकता है। उसके अलावा कैंसिलेशन, अभी हो सकता है कि आप एक इनवॉइस बना के उसको 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता में भी कैंसिल कर रहे हो। अब आपको कैंसिलेशन अगर करना है तो 24 घंटे के अंदर अंदर करना पड़ेगा। अगर आपने 24 घंटे के अंदर कैंसिलेशन नहीं करा तो या तो आप क्रेडिट नोट इशू करेंगे, या एक रिमोट पॉसिबिलिटी है कि आप GSTR1 से उस इनवॉइस को डिलीट करें। तो उस केस में आपको रिकंसिलेशन तैयार रखनी पड़ेगी, क्योंकि गवर्नमेंट आपसे कभी भी क्वेश्चन कर सकती है कि आपने ये ट्रीटमेंट क्या किया और क्यों किया। और वो एक पॉसिबिलिटी और भी है कि टैक्स ऑफिसर हो सकता है उसे एक्सेप्ट ही ना करे। या कुछ क्वेश्चन आ रहा है क्या सर? निपुण जी, एक्चुअली क्वेश्चंस तो हैं, लेकिन विल टेक ऑल द क्वेश्चंस एट द एंड। श्योर। मानवी जी, इफ यू कैन, इफ पॉसिबल। मानवी, जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तब तक अगर आप टाइप कर सकते हैं तो आप टाइप कर दें, अदरवाइज जब मैं आप बोल रही होंगी तब मैं टाइप कर दूँ, कोई इशू नहीं है। और ऑडियंस से रिक्वेस्ट है कि बिकॉज दिस इज वन वे इंटरेक्शन, आपको अपने क्वेश्चंस टाइप करने होंगे Q&A सेक्शन में। So you cannot actually speak. So please type in your questions, specify करिए कि कौन से स्लाइड पे और क्या आपको क्वेश्चन पूछना है।
या Thank you और very अगर आप क्वेश्चंस अपने Q&A में बताएंगे तो हमें आंसर करने में ज्यादा इजी रहेगा Exactly. एज कम्पेयर टू चैट्स में। Exactly. Thank you. उसके अलावा लास्ट पॉइंट है हमारा साउंड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर विद 24/7 इलेक्ट्रिसिटी एंड इंटरनेट अवेलेबिलिटी। सो जैसे जस्ट अभी फॉर एन एग्जांपल मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर फेल कर गया इंटरनेट पार्ट पे, तो हमारे को उसके रेपरकशंस 2 मिनट के लिए फेस करने पड़े। तो हमें तैयार रहना पड़ेगा कि ऐसी कोई फेलियर आपके एंड पे ना आए, क्योंकि वो चीजें आपके बिजनेस को भी अफेक्ट कर सकती हैं ओवर अ पीरियड। सो हमें उन सब चीजों के लिए अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा। मानवी कैन वी मूव टू नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब सबसे बड़ा एक जो क्वेश्चन आता है कि आयरन जनरेट कैसे कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले एक ऑफलाइन टूल में क्या है कि आप डेटा मैनुअली अपना एक्सेल में डालिए। एक तो एक्सेल में डालने का प्रोसीजर है, या फिर क्लियर टैक्स अपना एक क्लियर वेब बेस्ड टूल भी लेके आया है, जिसमें आप अपना मास्टर डेटा सेव कर सकते हैं। मास्टर डेटा में आपकी इन्वेंट्री हो सकती है, आपका कस्टमर बेस हो सकता है, ये सब चीजें आप सेव कर सकते हैं और आप अपना डेटा वहां पे फीड करते जाइए और उसके बेसिस पे इनवॉइस बना लीजिए। तो ऑफलाइन टूल में 2 हमारे पास टूल्स हैं, एक लाइक वेब बेस्ड टूल जिसमें आप फीडिंग कर सकते हैं, नहीं तो आप एक्सेल में अपलोड कर सकते हैं। देन डायरेक्ट ईआरपी इंटीग्रेशन, आप अपने ईआरपी को लाइक गवर्नमेंट से भी लिंक कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ 500 करोड़ से ऊपर वाली कंपनीज के लिए। उसके अलावा आप जीएसपी के थ्रू, यानी कि क्लियर टैक्स जैसा कोई प्लेयर हो या क्लियर टैक्स के थ्रू अपने सिस्टम को इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन में क्या होगा कि आपका डेटा ऑटोमेटिकली जब भी एक इनवॉइस आप जनरेट कर रहे हैं तो वो डेटा हमारे पास आ जाएगा, हम आपके बिहाफ पे उस डेटा को गवर्नमेंट से प्रोसेस कराएंगे। लेकिन उसमें क्या है, आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। आपको रिपोर्ट्स चाहिए, आपको डेटा एनालिसिस चाहिए, आपको रिकंसिलिएशन चाहिए, ये सारे फीचर्स क्लियर टैक्स आपको प्रोवाइड करता है। ऑब्वियसली कुछ कॉस्ट तो रहती है, लेकिन ये सारे फीचर्स आपको I think Manvi, can you take it over, because again we lost sure. connection. Okay, so through a GSP, e-invoice generation can be further. Okay, so हमने देखा यहाँ पे कि integration through a GSP कर सकते हैं, उसको भी सब डिवाइड किया है। That is एक API based integration है, dual end integration। I'm there. I'll just stop my video. मेरा actually शायद network जो है वो like ये bandwidth नहीं ले पा रहा है इतनी। कोई नहीं, you will continue Nipun then? Yeah, definitely I'll continue. So so API, so then we have 3 kinds of integration. तो अगर आप integration हमारे थ्रू करेंगे तो हमारे पास उसमें like 3 तरीके हैं, एक API based integration, एक SFTP based integration, एक manual data आपको। So API integration में क्या है कि like आपका जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो हमारे सिस्टम से कनेक्ट हो जाता है, एंड एवरी टाइम जब भी आप कोई इनवॉइस रेज कर रहे हैं तभी आपका लाइक जो डेटा है वो हमारे सिस्टम पे आएगा। देन वी विल प्रोसेस दैट डेटा, पूरा का पूरा गवर्नमेंट से उसको प्रोसेस करा के उसका QR कोड और IRN नंबर लाएंगे और वो आपके सिस्टम में लाके डाल देंगे। तो जब आप अपनी जो इनवॉइस है वो अपने सिस्टम से ही प्रिंट कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ एक्शन लेने की जरूरत नहीं है और कोई एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं है। एंड विद इन सेम 2-3 सेकेंड्स टाइम एट मैक्स, वैसे तो 10 मिली सेकेंड्स का टाइम होता है, लेकिन मतलब जस्ट एक उसके लिए आपको 1 से 2 सेकेंड्स में आपका जो इनवॉइस है वो आपको रेडी मिल जाएगा। देन वी हैव SFTP बेस्ड इंटीग्रेशन। SFTP बेस्ड इंटीग्रेशन में क्या है कि आपको कुछ टाइम लगता है, मे बी 2 से 3 मिनट से 5 मिनट की फ्रीक्वेंसी का टाइम लगता है। आपका जितना भी डेटा है सारा का सारा डेटा आपका लाइक सिस्टम पे जाएगा, हमारे क्लियर टैक्स सिस्टम पे आएगा, लेकिन जस्ट उसमें आपका थोड़ा टाइम लैग बढ़ जाता है। और इसके अलावा आप मैनुअली डेटा जो है आप हमारे सिस्टम पे डाल के और उसका इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। या मानवी, ओवर टू यू। Yeah, so coming on to the next slide, which is how to enable generation of e-invoice. So अभी 50 करोड़ के ऊपर भी e-invoicing आ गया 1 April 2021 से. So these are few website which you can see. This is e-invoice API sandbox website. तो आप इस पे जा सकते हैं, देख सकते हैं कि sample payload क्या है, ये मतलब basically ये trial environment है. And there is a trial website also. अगर आपको ट्रायल वर्जन में अपने ई-इनवॉइसेस बना के देखने हैं कि कैसे बन रहे हैं,
तो ये आप कर सकते हैं, लेकिन अभी 1 अप्रैल तो निकल चुका है 2021। तो invoice1.gst.gov.in लाइव है, इस पे अभी लाइव एनवायरमेंट में इनवॉइसेस बन रहे हैं, दैट इज प्रोडक्शन एनवायरमेंट में अब इनवॉइसेस बन रहे हैं, क्योंकि ट्रायल वाला टाइम ऑलरेडी निकल चुका है फॉर टर्नओवर अबव 50 CR। नाउ कमिंग ऑन टू सम इम्पॉर्टेंट लिंक्स, ये सारे जो लिंक्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं। जैसे कि अगर आपको देखना है कि कौन कौन से अभी एज ऑफ नाउ कितने इनवॉइस जनरेट हो रहे हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। स्टेटस ऑफ इनवॉइस इनेबलमेंट का मतलब क्या है कि हमें इनेबल करना होता है। जैसे अगर आपकी 50 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है तो वह ऑलरेडी इनेबल होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि गवर्नमेंट भी वो इनेबल नहीं होता, आपको वॉलंटरीली इनेबल करवाना पड़ता है, तो उसके लिए वेबसाइट ये वाली है। Then there are some free Excel tools to generate the invoice. You can go through this website. Now there is a download mobile app to read the QR code. जैसे मैंने बोला था एक QR code reader है, वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। Verify a signed invoice, जैसे अगर कोई इनवॉइस है उस पर IRN नंबर है, अगर आपको वो वेरीफाई करना है इनवॉइस, तो आप ये वाली वेबसाइट यूज कर सकते हैं। Then there are some master code for API developer and master code. So master codes का मतलब क्या है कि जैसे कुछ HSN कोड्स हैं जो प्रिस्क्राइब हुए हैं, तो वो आपको मास्टर कोड में जाके मिलेंगे। कुछ ऐसे HSN बेसिकली मास्टर कोड है, जैसे इनवॉइस को हम INV लिखेंगे, तो वो कहाँ पे मिलेंगे आपको, वो मास्टर कोड्स में। अगर आप यहाँ पे जाओगे तो आपको आराम से दिख जाएगा कि जो गवर्नमेंट है वो किस फॉर्म में अपना डेटा ले लिया है। इनवॉइस को INV मिलेगी, क्रेडिट नोट को CDN लेगी, डेबिट नोट को DBN लेगी, तो वो सारे जो कोड्स हैं, जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं, तो वो आपको मास्टर कोड्स में जाके आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। तो प्लीज मतलब ये आप बाद में एक्सेस करके आप गो थ्रू कर सकते हो, इसमें सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं ये वाले। नाउ नेक्स्ट स्लाइड, जस्ट अ स्मॉल थिंग हियर कि जब भी आप अपना लाइक मास्टर कोड्स जो हैं उसमें एक HSN बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो HSN क्या है कि विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 6 डिजिट HSN मैंडेटरी हो गया है। तो आप जब भी HSN यूज कर रहे हैं तो उसको वेरीफाई कर लें कि वो मास्टर कोड्स में एग्जिस्ट करता हो, क्योंकि अगर मास्टर कोड में आपका HSN एग्जिस्ट नहीं करता है तो इन दैट केस आपकी इनवॉइस में वैलिडेशंस फेल हो सकती है। सो दैट इज वन ऑफ द मेन थिंग जो ध्यान रखना जरूरी है। वी कैन मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। या सो लाइक अब हम आते हैं इंटीग्रेशन करना कैसे है, करते कैसे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ आपका ERP है, ERP कोई भी हो सकता है, हम ऑलमोस्ट सभी ERP से इंटीग्रेशन करने में लाइक क्वालिफाइड है, या फिर मतलब हम लोग कैपेबल हैं। तो हम बेसिकली आपका जो भी ERP है उसमें आप जो भी मेथड ऑफ इंटीग्रेशन चूज करेंगे उसके थ्रू हम क्या करेंगे, आपका डेटा जो है इंटीग्रेशन के थ्रू क्लियर टैक्स पे ट्रांसफर करते हैं। क्लियर टैक्स इस डेटा को प्रोसेस करता है और वैलिडेशंस को चेक करता है। अगर कुछ वैलिडेशंस में इशू होता है तो हम आपको वापस कम्युनिकेट कर देते हैं कि आप ये डेटा ठीक करके हमें वापस प्रोवाइड कीजिए, सो दैट हम इसके ऊपर काम कर पाएं। अगर आपका डेटा ठीक होगा तो हम इसको NIC के पास भेज देंगे। NIC अगेन वैलिडेट करेगा, वो किसी थर्ड पार्टी वैलिडेशन को एक्सेप्ट नहीं करता है, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी हम वैलिडेट कर चुके हैं डेटा को, तो आपके डेटा में कुछ भी एरर्स मोस्टली नहीं निकलेंगे और NIC इसको प्रोसेस करके IRN और QR कोड प्रोवाइड कर देगा। हम एट क्लियर टैक्स इस IRN और QR कोड को स्टोर भी करते हैं, इस डेटा को यूज करते हैं आपको एनालिटिक्स रिपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए और रिकंसिलिएशन करने के लिए, जो बहुत काम आती है आपके बिफोर फाइलिंग ऑफ योर रिटर्न्स। और साथ के साथ आपका IRN और QR कोड आपके सिस्टम में भी भेज देते हैं, सो दैट जब आप अपनी इनवॉइस प्रिंट कर रहे हो तो उस पर IRN और QR कोड प्रिंटेड आए, आपको कुछ भी उसमें लाइक उससे ना करना पड़े। Man, we can move to next slide. So, you take it up or should I? You can take it up. Yeah. So, एक और चीज है B2C QR कोड। ये यहाँ पे हमें बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि B2C QR कोड और IRN QR कोड टोटली डिफरेंट चीजें हैं, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। B2C QR कोड में हमें एक स्पेसिफिक सेट ऑफ डेटा चाहिए जो, और साथ के साथ वो QR कोड जो है वो पेमेंट को इनेबल करता होना चाहिए एज पर गवर्नमेंट सर्कुलर। पहली चीज। दूसरी चीज, हमें B2C QR कोड जनरेट करने के लिए किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास नहीं जाना है। क्लियर टैक्स अपने आप से ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। आप हमारे को जैसे इनवॉइसिंग के लिए डेटा देते हैं वैसे ही आप डेटा दे देंगे, हम उसमें कुछ वैलिडेशन चेक करते हैं जो आपके लिए अच्छी हैं, ताकि आप कोई गलत टैक्स ना चार्ज कर दें या फिर कोई आप उसमें गलत फील्ड्स ना कैप्चर कर लें। एक बार उतना काम हो जाता है, आफ्टर दैट व्हाट वी डू इज दैट
हम एक QR कोड जनरेट करके आपको प्रोवाइड कर देते हैं और आप अपनी इनवॉइस पे कोट कर लेते हैं। एज पर नोटिफिकेशन नंबर 6/2021, अब इसकी इफेक्टिव डेट अभी 1 जुलाई है, जो अभी डेफरमेंट थर्ड टाइम हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली अभी आगे और डेफर नहीं होना चाहिए और ग्रेजुअली इसकी भी टर्नओवर रिड्यूस होगी। सो आपको अपनी B2C इनवॉइसेस पे भी QR कोड प्रोवाइड करना पड़ेगा। सो या B2C QR कोड पे आप वैसे B2C QR कोड आप वॉलंटरीली भी ऑप्ट कर सकते हो। इट्स नॉट लाइक कि आप वॉलंटरीली ऑप्ट नहीं कर सकते। अगर आपको अभी भी अपने B2C पे QR कोड लगाना है तो आप वो कर सकते हो, बिकॉज इट इज़ एन इंटरनल सिस्टम। लेकिन एज ऑफ नाउ एग्रीगेट टर्नओवर जिनकी 500 करोड़ से ऊपर है उस पर मैंडेटरली एप्लीकेबल है फ्रॉम 1 जुलाई 2021। तो अगर इससे अभी एज ऑफ नाउ अगर किसी की टर्नओवर इससे कम है तो अभी कोई मैंडेटरली इस पे अप्लाई नहीं होएगा ये वाला B2C QR कोड। Now then I come to this, okay, so we are able to gain the trust of our customers, and we are currently India's largest tax compliance platform. So you can see we have our 7,500 plus number of users. We are able to successfully generate 2.5 crore plus IRNs, which matters a lot, and we have 2,800 plus unique GSTN, and we are operating in 300 plus number of cities. So yes, I can say that we as ClearTax have most of the like complicated industry structures also. So you can see these are some of the biggest MNCs which ClearTax is serving. So you can go through this once. Now coming on to the next slide, which is okay, Nipun, you can take it. Yeah. So like what is like अभी हमारे को लाइक चेक करना है कि हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, क्या क्या हम ऑलरेडी चीजें हमारे को जरूरत पड़ेंगी एक इनवॉइस को लाइक जनरेट करने के लिए, उसको लाइक अडाप्ट करने के लिए। सो स्मार्ट डेटा वैलिडेशन, बेसिकली एक NIC ने पीछे से चेक लोड लगा रखा है ताकि उनके ऊपर बहुत ज्यादा लोड ना पड़े, कि ज्यादा अगर आप बहुत सारी इनवॉइसेस भेज रहे हैं जिसमें बहुत ज्यादा एरर्स आ रहे हैं और जो पूरे सिस्टम को रिडंडेंट बना रहा है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो आपका जो IP एड्रेस है उसको ब्लॉक कर दे, वहां से रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट ना करें। सो उसके लिए हमारे को स्मार्ट डेटा वैलिडेशन चाहिए ताकि हम गलत डेटा को IRP पर भेजें ही ना। उसके साथ ही हम दिन भर में बहुत सारा बिजनेस करते हैं तो बल्क अपलोडिंग फैसिलिटीज चाहिए। उसके बाद हमारे को डेटा का एनालिसिस चाहिए, कुछ चेंजेस आ रहे हैं सिस्टम में तो उसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशंस चाहिए, एक यूजर एक्सेस मैनेजमेंट। अगर आप मल्टीपल GSTN से बिजनेस कर रहे हैं, आप चाहते हैं एक GSTN का डेटा दूसरा GSTN का अकाउंटेंट ना देखे, या फिर आप सेग्रीगेशन रखना चाहते हैं तो उसके लिए यूजर एक्सेस मैनेजमेंट चाहिए। एक कंपैटिबिलिटी, आज आप मान लीजिए 50 करोड़ 100 करोड़ की आप टर्नओवर पे हैं, आप एक पर्टिकुलर सिस्टम यूज कर रहे हैं, हो सकता है आप टैली यूज कर रहे हैं, लेकिन आप सेम सिस्टम तभी नहीं यूज कर पाएंगे जब आप 500 करोड़ या 1000 करोड़ की टर्नओवर पे हो। तो क्या आप टैली के साथ साथ, आप अगर मान लीजिए टैली रिप्लेस कर रहे हैं या फिर आपको अपना और छोटा ERP है उसको रिप्लेस कर रहे हैं, तो क्या आप अपना ASP GSP भी रिप्लेस करेंगे? तो ClearTax आपको फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कराता है कि आप किसी भी ERP पे रहिए, हम हर ERP के साथ कंपैटिबल हैं, हम हर ERP के साथ अपनी इंटीग्रेशन कर सकते हैं ताकि आपको बार बार अपना ASP GSP ना बदलना पड़े, आपका डेटा बार बार शिफ्ट ना होता रहे, आपको अपने डेटा पॉइंट्स अलग ना रखने पड़े। तो आप चाहे आज टैली पे हैं या किसी और ERP पे हैं, कल आप मान लीजिए Oracle पे जाते हैं, Microsoft Dynamics पे जाते हैं, SAP पे जाते हैं, हम सबके साथ कंपैटिबल हैं। हम सिर्फ अपने नोट्स टैली से हटा के या आपके एग्जिस्टिंग ERP से हटा के नए ERP पे अटैच कर देंगे, आपका सारा डेटा कॉमन प्लेटफॉर्म पे रहेगा। सो आपका जबकि डेटा बैंक आपका ऑलरेडी चेंज हो चुका है, लेकिन स्टिल आपका ClearTax पे डेटा सिंगल प्लेटफॉर्म पे इंटैक्ट है, आप उसको हर पर्पज के लिए यूज कर सकते हो। देन एक बहुत इंपॉर्टेंट नीड है कि मेरी सेल्स रजिस्टर मेरे GSTR1 से मैच होनी चाहिए, मेरी GSTR1 मेरी 3B से मैच होनी चाहिए। अब तो इनफैक्ट गवर्नमेंट ने प्रोविजन में निकाल दिया है कि अगर आपने 1 में ज्यादा टर्नओवर रिपोर्ट करी और 3B में कम करी, तो उन्होंने अपने हाथ में एक राइट ले लिया है कि वो आपका रजिस्ट्रेशन तक सस्पेंड कर सकते। तो हमें बहुत अच्छे से रिकंसिलेशन परफॉर्म करके तभी डेटा गवर्नमेंट पोर्टल पे भेजना है। तो उसके लिए एक प्रॉपर रिकंसिलेशन मैकेनिज्म, जिससे कि आपका जो डेटा है वो हर तरफ
लाइक 360 डिग्री मैच डेटा हो, कहीं पे भी कोई वेरिएशन ना हो, उसके लिए एक प्रॉपर रिकंसिलिएशन प्रोवाइड करना। फिर प्रिंट टेम्पलेट्स, आपके प्रिंट टेम्पलेट्स चेंज ना हो, क्योंकि जितने प्रिंट टेम्पलेट्स चेंज होंगे अडेप्टेबिलिटी डिफरेंट आएगी, लाइक प्रॉब्लम्स आएंगी। तो आपका प्रिंट टेम्पलेट सेम रखने के लिए हमारे पास प्रॉपर प्रोविजन है। उसके अलावा हम आपको 2A का भी रिकंसिलिएशन प्रॉपर प्रोवाइड करते हैं ताकि आप पूरा ITC टाइमली ले पाएं। और डेटा एनालिसिस करके हम हेल्प करते हैं आपका, लाइक फॉर एग्जांपल आप अगर चेक करना चाहते हैं कि मेरा इस वेंडर के साथ कितना बिजनेस है, इस पर्टिकुलर डेट पे कितना बिजनेस है, ड्यूरिंग दिस मंथ कितना बिजनेस है, हम पूरा डेटा एनालिटिक्स के फीचर्स आपको प्रोवाइड करते हैं। वी कैन मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। इसके अलावा क्लियर टैक्स एक चीज के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है, हम कहीं पर भी रुकते नहीं। 2017 में जब हमने स्टार्ट किया था, 3 से 4 रिपोर्ट्स के साथ स्टार्ट किया था, एक सिंगल प्रोडक्ट के साथ स्टार्ट किया था। जैसे जैसे गवर्नमेंट बदलाव लाई, हम ना ही सिर्फ हमने गवर्नमेंट के बदलाव को अडेप्ट किया, लेकिन साथ के साथ एडिशनल रिपोर्ट्स दी, एडिशनल फीचर्स दिए। 2B आया तो 2B का रिकंसिलिएशन दिया, रूल 36(4) आया तो उसका प्रोविजनिंग दिया प्रॉपर, ई-वे बिल सिस्टम के साथ प्रॉपर प्रोविजनिंग, ई इनवॉइसिंग प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन। हम टाइम के साथ अपने आप को बहुत ज्यादा बदलते हैं ताकि हम कस्टमर के लिए बेनिफिशियरी साबित हों आगे। उसके लिए हमने क्या कर रखा है, आगे अपना रोड मैप तैयार किया हुआ है ताकि कोई भी चेंज आए या कोई भी आने वाला चेंज जो आपको अफेक्ट कर सकता है, उसका हर तरीके से आपको एनालिसिस प्रोवाइड कर पाए, उसका हर तरीके से आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर पाए। जैसे कि अभी जो हमारे को एक प्रॉब्लम बेसिकली देखने को मिलती है कि सामने वाला जो हमारा वेंडर है, उसने अपना रिटर्न फाइल नहीं किया, GST में उसको देके बैठा हूँ और मैं क्रेडिट उसका ले नहीं पा रहा। तो उसके लिए AR/AP ऑटोमेशन ला रहे हैं ताकि जब तक आपका वेंडर रिटर्न ना फाइल कर दे, आप उसको पेमेंट ही मत कीजिए, या फिर आप उसका GST पार्ट रोक के रखिए कि सर आप अपने रिटर्न जमा कराओ और मेरे से GST के पैसे ले जाओ, अदरवाइज मैं आपको GST की पेमेंट क्यों करूं। तो इन सब चीजों के लिए हमने प्रॉपर AR/AP ऑटोमेशन मॉड्यूल, सप्लायर रेटिंग मैनेजमेंट, आप किस सप्लायर से डील करें, किससे ना डील करें, उसके लिए रेटिंग हम प्रोवाइड करेंगे। डिसीजन सिर्फ आपको लेना है कि मुझे किस रेटिंग से कम के सप्लाई के साथ डील ही नहीं करना है। देन पूरी सप्लाई चेन को एफिशिएंट बनाने का एक मैकेनिज्म हम मैक्स ITC के थ्रू तैयार कर रहे हैं। सो दीज आर सर्टेन अपकमिंग फीचर्स जो कि आपको हेल्प करने वाले हैं बिजनेस को एफिशिएंट बनाने। On the next slide, please. I think we are running out of time. We have to be a bit faster. So, हमने आपको बताया कि like किस तरीके से हम इनवॉइसिंग जनरेट कर सकते हैं। We can move to next slide, मान। या एक बार आप ये टैली का वीडियो प्ले कर दो प्लीज मानवी। मानवी आवाज नहीं आ रही है, लाइक आई थिंक आप म्यूट पर अनम्यूट कर लो। स्पीकर थोड़ा वो करना, आवाज नहीं आ रही है। निपुण अब आनी चाहिए। Now it is coming? No. I don't know why it is not coming then. So what should I do then? It is not. आपकी आवाज आ रही है? नहीं सर, वीडियो की आवाज नहीं आ रही, वीडियो की आवाज नहीं आ रही। ओके ठीक। मानवी ऐसे ही एक बार लाइक प्ले कर देते हैं so that they can at least view. Yes, Nipun ji, you can also brief, like, you know, as the video is running, you can brief if you can, like, you know. Sure. Yeah. So like clear tax में हमने ये टैली में हमने क्या कर रखा है, ये एक प्रॉपर मैकेनिज्म बनाया हुआ है जिसमें आप अपना अकाउंटिंग वाउचर क्रिएट कीजिए, एक सिंगल बटन प्रेस कीजिए और आपका इनवॉइस रेडी है। देन आप वो इनवॉइस साथ के साथ कस्टमर को भेज सकते हैं और उसका डेटा आपका पूरा टैली में स्टोर रहेगा और साथ के साथ आप हमारे पास भी लाइक पूरा डेटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं। देन रिकॉन मैंने आपको ऑलरेडी बताया और साथ के साथ उसके बेसिस पे आपकी GSTR1 की पूरी प्रिपरेशन, GSTR3B की पूरी ऑटो पॉपुलेशन, 9 का डेटा रिफ्लेक्ट करना और सारे वैल्यू एडेड फीचर्स जो है हम इसमें प्रोवाइड करते हैं। We can move to next slide, man. Yeah. So like this is like few features which we discussed in the last slide. Next slide, Manvi.
So these are certain FAQs. We'll be sharing this with you, and you can like go through these FAQs. पूरा आपको उसको कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज हमारा कांटेक्ट कीजिए. प्लीज शो आयरन स्लाइड. एक बार मानवी जो आयरन वाली स्लाइड थी ना, आई थिंक जब मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, एक बार वो वाली स्लाइड प्लीज प्रेजेंट कर दीजिए. Nipun, are you there? नचिकेत जी, आप लाइक इसमें कुछ क्वेश्चन आपका और है क्या? मैं आप एक बार क्वेश्चन भी प्लीज टाइप कर दीजिए, चाहे चैट में चाहे लाइक Q&A सेक्शन में. आयरन स्लाइड तो हमने शो कर दिया. इसमें आपका कुछ क्वेश्चन है क्या नचिकेत सर? मीनवाइल जब तक नचिकेत सर अपना टाइप करते हैं क्वेश्चन, व्हाई नॉट निपुन जी, व्हाई नॉट जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चंस? वी हैव 4 क्वेश्चंस ओवर हियर. So yeah, one question is there: how to generate B2C invoice with barcode? What data are required to generate B2C invoice? हिमांशु जी, मैं इसको लाइक यहीं पे बता देता हूँ आपको. सो देखिए, हमारे को I think there is 146 है. आप प्लीज उसको एक बार प्रेजेंट कर पाओगे? Nipun, can you repeat? Your voice just got break. या सो एक सर्कुलर नंबर 146 है ना हमारा, लाइक जिसमें जो B2C QR कोड के डेटा के बारे में डिस्कस करते हैं, एक बार उसको प्रेजेंट कर पाओगे आप? सो हमारे को सर एक नॉर्मल अपना जो इनवॉइस का डेटा है उसके साथ जो हमारे को डेटा वहां पे चाहिए रिफ्लेक्ट करने के लिए, आप वो डेटा हमारे को प्रोवाइड कर सकते हैं. इसके अलावा हमारे को बैंक का डिटेल्स चाहिए होगा, आपका UPI ID, बैंक IFSC कोड, जिसके थ्रू आपकी पेमेंट जो है आपके अकाउंट में क्रेडिट हो सके अगर कोई QR कोड स्कैन करके पेमेंट कर रहा है. तो वो डेटा हमारे को रिक्वायर्ड है फॉर लाइक जनरेशन ऑफ B2C QR कोड. और सर ये QR कोड होगा, बार कोड नहीं होगा. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ QR कोड एंड अ बार कोड. सो एक QR कोड ही होगा जो जनरेट होगा, जो कि यूज होगा पेमेंट के लिए भी, और गवर्नमेंट को कुछ और भी इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, अगर गवर्नमेंट उनको अचीव कर पाती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तो उसके लिए भी वो यूज होगा. Are you able to see my screen, Nipun? No, your screen is freezed, Manvi. Now? Yeah. So these are all the details. Yeah. So ये सारे fields जो हैं आपको चाहिए इसमें, like supplier GSTIN, supplier UPI ID, pays bank account number and IFSC, invoice number and invoice date, total invoice value and GST amount. और ये साथ के साथ तो हमारे को आप ये डेटा प्रोवाइड हमारे को करना होता है आपको, और अपने इनवॉइस का बाकी डेटा भी इसमें डालेंगे. तो ये डेटा मिनिमम हमारे को रिक्वायर्ड है. इसके अलावा आप जो भी डेटा है अपना दे सकते हैं और उसके बेस पर आपको QR कोड जनरेट करके दे देंगे. हिमांशु जी, मैं आपका लाइक क्वेश्चन प्रॉपर्ली आंसर कर पाया हूँ? आप प्लीज यस या नो लिख के मुझे प्लीज बता दीजिए. Nipun ji, there is another question over here from Mr. Printer, which says that invoice made can be bulk uploaded for e-invoicing. What is the delay allowed to upload for e-invoicing? Can we bulk upload every month? बल्क अपलोडिंग का फीचर यस हम प्रोवाइड करते हैं. आप कितनी भी इनवॉइसेस बल्क अपलोड कर सकते हैं, और साथ के साथ एक सिंगल टिक में 10 इनवॉइसेस जो हैं हम आपको एक सिंगल API कॉल में इनवॉइस जनरेट करके दे सकते हैं. ये तो पहली चीज है. दूसरी चीज, डिले आप कितने भी दिन का रख सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है. लेकिन जब तक आप अपना इनवॉइस जनरेट ना कर लें, आप वो इनवॉइस जो है कस्टमर को. I think there is again a network issue. Yes. So basically, अगर आपका कुछ जैसे अभी आपको 1 अप्रैल से इनवॉइस, या निपुण, ओके, सो जैसे आपको 1 अप्रैल से इनवॉइसेस बनाने थे, बट अभी तक आपने आयरन. हाँ जी निपुण, योर वॉइस गॉट ब्रोक. ओके. सो मानवी कहाँ तक क्लियर था? मैं उसके आगे एक्सप्लेन करता हूँ. ब्रेक ही हो गया था वो सारा, जब आप बताने लग रहे थे कि वो बाद में या इनवॉइस जनरेट कर सकते हो, उस पे कोई टाइम लिमिट एप्लीकेबल नहीं है एज ऑफ. या तो उसमें एक ग्लिच जो है वो ये है कि अगर आपका लाइक आप मार्च का इनवॉइस आज जनरेट कर रहे हैं, तो वो चेक करेगा कि क्या आपने मार्च का GSTR 1 फाइल कर दिया है या नहीं कर दिया है. अगर आप मार्च का GSTR 1 फाइल कर चुके हैं
तो वो डेटा आपका अप्रैल मंथ में ऑटो पॉपुलेट कर देगा। तो आपको एक प्रॉपर रिकंसिलेशन बना के तभी उसको वो करना है। रिकमेंड ये किया जाता है कि जिस भी महीने की इनवॉइस है आप कोशिश कीजिए सेम महीने में उसका आयरन जनरेट कर लीजिए, या अगले महीने की 5 तारीख तक तो कर ही लीजिए, और उसके बाद GSTR1 जो है वो 8, 9, 10 तारीख में फाइल कीजिए, जो आपके लिए एक बेस्ट प्रोसीजर रहता है, और वहां पे आपको मिनिमम रिकंसिलेशन रिक्वायर्ड होती है। तो इसमें तो बस एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि हाँ, अभी 1 अप्रैल से ई इनवॉइसेस बनाना मैंडेटरी था, तो सपोजिंगली अभी किसी ने नहीं बनाया और उस पर एप्लीकेबल है, तो क्या आप अभी बना सकते हो? यस, आप अभी बना सकते हो, आपके पास टाइम है। आप 17 को 18 को 1 अप्रैल का भी ई इनवॉइस बना सकते हो। तो अगर किसी भी क्लाइंट ने अगर ये चीज कंप्लाई नहीं करी है ई इनवॉइसिंग से, तो अभी भी टाइम है। प्लीज आप अप्रैल के अंदर ही अपने ई इनवॉइसेस सारे बना लो एंड कंप्लाई विद दिस प्रोविजन। या इसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन में एक और ले रहा हूँ। हार्दिक शाह सर का क्वेश्चन है, मैंने इसको पहले एड्रेस भी किया था, कोई इशू नहीं है। वो पूछना चाह रहे हैं कि क्या नेसेसरी है हमारे को जेसन फाइल ई इनवॉइसेस का रखना, या जस्ट टैली डेटा फाइन है जिसमें एक आयरन और QR कोड आ रहा है। सर ऐसे केस में आपको जेसन रखना कोई मैंडेटरी नहीं है, आपको सिर्फ अपना आयरन एटलीस्ट QR कोड आप करें ना करें, एक तो आपका QR कोड जो है वो इनवॉइस पे लगा हुआ मतलब प्रिंटेड होना चाहिए। उसके अलावा आयरन आपको स्टोर करना जरूरी है अपने पास, चाहे आप टैली में कर लीजिए या कहीं भी कर लीजिए फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए। और उसके अलावा आपको कुछ जेसन फाइल मेंटेन करना या ऐसा कुछ मेंटेन करना कोई जरूरी नहीं है। बस इतना जरूर है कि अगर आप कहीं पे भी मेंटेन नहीं कर रहे हैं इन चीजों को, तो आपको फ्यूचर में कहीं पे प्रॉब्लम आ सकती है। तो विल जस्ट एडवाइस कि आप कहीं ना कहीं स्टोर रखिए। क्लियर टैक्स आपको इस चीज के लिए 8 साल तक हेल्प करता है। I think we have answered most of the queries. Mrunali ji, just one thing, Vaikar Rajendra ji has mentioned something in Marathi which I am not able to. I know. I was about to come there. Nipun ji, basically what they want is a brochure kind of a thing. हमने जो भी अभी इंफॉर्मेशन दी है उनको अगर मराठी या हिंदी में टाइप करके अगर प्रिंट करके हम उनको दे तो ज्यादा उनको लाइक आसानी होगी अंडरस्टैंड करने में. So for that we'll coordinate with you how we can provide further details on this, and we can circulate the same with all our members. So don't worry on that part, Vaikar ji. तो हे जे आहे हे सगळे डिटेल्स मराठीमध्ये पण आम्ही कसं काय हे करू किंवा हिंदीमध्ये तर शक्यता आम्ही करूच हे, पण आता सध्या दिस वेबिनार इज फॉर लाइक ये जो क्वेरीज है उसके लिए है. इन केस इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज फॉर ऑल द अटेंडेंट्स रिक्वेस्टिंग लाइक प्लीज टाइप इन, और एल्स लाइक वी हैव ऑलरेडी it's 4:46, so I think we are running out of time, Nipun ji. So sir, मेंबर्स जो यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं अगर अपना यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल्स ईमेल आईडी शेयर कर दें तो बेटर होगा. उनको जो भी इंफॉर्मेशन है तो आप दोबारा शेयर कर पाएंगे ना मिनाली? हाँ जी, हाँ जी. रिक्वेस्टिंग ऑल यहाँ पे है उनसे रिक्वेस्ट यही है कि आप यहाँ पे अपने ईमेल आईडी मोबाइल नंबर दे दीजिए, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे. और जो इस तरह के वेबिनार्स होते हैं उसको लिए भी हमारी जो वेबिनार्स के ग्रुप्स है उसमें हम आपको ऐड कर देंगे, जिससे आपको टाइमली इन्फॉर्मेशन मिल सके. और आपको कोई सजेशंस है तो आप उसमें हमें सजेशंस भी दे सकते हैं, जिससे हमारे जो स्पीकर्स हैं उसको जब एक पूरी वेबिनार कंडक्ट कर रहे हो तो आपके क्वेरीज को एडवांस में नोट कर सके और एड्रेस कर सके. थैंक यू सो मच आप सभी का एक बार यहाँ ज्वाइन करने के. मिनाली आपको कुछ करना है या फिर हम क्योंकि सफिशिएंट टाइम हो चुका है? जी जी, मुझे लगता है सारे we are done, I think so. गिव थोड़ा सा टाइम दे दो लोगों को जिससे कि लोग अपने डिटेल्स यहाँ पे दे सके. उसके बाद अब जो है मानवी आप भी एक बार अंकित जी की डिटेल्स प्रेजेंट कर दो, सो दैट इफ दे वांट दे कैन आल्सो लाइक कांटेक्ट अस इफ दे वांट. मैं सबसे पहले मृणाली जी और मिथिलेश जी का थैंक्स करना चाहूंगा जिन्होंने हमारे को लाइक अपॉर्चुनिटी दी टू स्पीक ऑन सच प्लेटफॉर्म. दिस इज इंडीड अ ग्रेट प्लेजर फॉर अस फॉर बीइंग हियर विद ऑल ऑफ यू. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर टाइम. थैंक यू निपुण जी, मानवी, हमारी कलीग मिनाली. अब सारे एक बार फिर से धन्यवाद. और जल्दी ही हम फिर दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर आपको वेबिनार्स जो इसी भी अगले वीक तक हमारा प्लान है हम आपको कम्युनिकेट करने वाले हैं. तो हम चाहेंगे कि आप अपने नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए और एपेडेमिक के सिचुएशंस में जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है उसको समझने के लिए आप उस वेबिनार्स को अटेंड करें. आप स्वस्थ रहें,
और सेफ रहें, यही हमारी शुभकामना आप सबको। धन्यवाद। मुझे लगता है अभी अभी भी कॉन्टेक्ट्स आ रहे हैं, तो मैं सेव कर रही हूँ सर। सो लाइक लेट्स सी, कुछ देर और 1-2 मिनट बाद मैं क्लोज कर दूंगी फिर वेबिनार। Yes, so I think almost everybody has shared. Thank you very much, and thank you Nipun ji and Manvi ji. Thank you so much. Thank you. Thank you.